हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित है। तो यहाँ पे आज ये हमारा ब्राह्मा टेस्ट है। इसके पहले हमने 11 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, साथ ही इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं या ये टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किए हैं तो जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज जो ये टेस्ट है ये आपका जीएस का नहीं, ये सीसैट का टेस्ट है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं। बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन अपने घर लौटे। निशा ने कहा कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पे इसमें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये तीन ऑप्शन का सही रूप जो होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। साथ ही बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन अपने घर लौटे, तो बहुत सा के बाद भी यहाँ संयोजक चिन्ह रहेगा और करण अर्जुन में कामा नहीं लगेगा, यहाँ पे संयोजक चिन्ह रहेगा। साथ ही निशा ने कहा कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा इस वाक्य में लगेगा। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप ऐसे होगा, जो यहाँ पहले से शुद्ध रूप में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें विशेष से विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई औरत आ रही है, वह बच्चा सुंदर है, मुझे तीखी चटनी पसंद है, राम बहुत मधुर गाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ पे विशेष और विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाग्धारा में कौन सी संधि है। स्वर संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा यह हो जाएगा आपका वाक प्लस धारा। वाक प्लस धारा जो है इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाग्धारा में व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। मेरा, स्वयं, अपना या फिर खुद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा। मेरा जो है यह निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पय शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पानी, पीना, अन्न या फिर शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पीना जो है यह पय शब्द का अर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। नत, उन्नत, प्रकृत, पुरुष, भोग, योग, भोग, शिरोमणि, चरण धूलि। तो विलोम शब्द का यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। योग का विलोम वियोग होता है, वियोग होगा। योग का विलोम हो जाएगा वियोग, ना कि भोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म बादल का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, वारिनाथ, सरतोयद, पयोद, पयोधर, घन, घटा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। घन घटा जो है यह एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। घन घटा जो है यह आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि मेघ और वारिनाथ, सर और तोयत और पयोद और पयोधर ये जो तीनों युग्म हैं ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। तेल ना मिठाई, चूल्हे धरी कढ़ाई, बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। ऑप्शन बी है ना सावन सूखा ना भादो हरा, हमेशा गरीब बने रहना। ऑप्शन सी है लंका में सब 52 गज के, सभी ईमानदार।
ऑप्शन डी है दाल भात में मूसलचंद, सही न्याय करना। तो कौन सा इसमें लोकोक्ति है जो कि लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि न सावन सूखा न भादों हरा, इसका जो सही अर्थ होगा यह होगा हर परिस्थिति में एक सा बना रहना। और ऑप्शन सी है लंका में सब 52 गज के, इसका जो सही अर्थ होगा यह हो जाएगा एक से बढ़ के एक। दाल भात में मूसलचंद, इसका जो सही अर्थ होगा यह हो जाएगा अवांछित हस्तक्षेप करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कदली, ओष्ठ, अहीर या फिर अंगुल? कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अहीर। अहीर यहाँ पे आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम होगा अभीर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से शुद्ध अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? अधोलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है स्त्री, खंभा, छिति या फिर तदुपरांत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी। खंभा जो है यह शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा खंभा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश को पहले देखते हैं। गद्यांश है कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीन सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरुमरीचिका के मैदान में जल की, धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्मसम्मान का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थ के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है, उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। चलिए अब यहाँ पे आंसर इसका देते हैं, जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, आत्मसंयम का तात्पर्य है। तो आत्मसंयम का क्या तात्पर्य है? तो इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम ही आत्मसंयम का तात्पर्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण होगा। तो इसका जो सही वर्तनी विश्लेषण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो यह बना रहा है संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ। तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। तो ये आकर्षण जो है यह है मानवीय दुखों का मूल कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अंधाधुंध, षोडशी, शिष्ट या फिर स्वादिष्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है, ठा रहेगा यहाँ पे, टा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है? ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रजभाषा हिंदी भाषा की उपभाषा नहीं है, जबकि यह पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियाँ बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, दक्षिणी आदि हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवी किस उप अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, तुम तो अपना काम करो, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तुम तो अपना काम करो, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? उन्नतशील, निर्गुण, महाराज या फिर यथाविधि? इसमें किस में जो है समाज संबंधी अशुद्धि है? तो उन्नतशील में यहाँ पे समाज संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
उन्नतशील नहीं होता है, उन्नतिशील होता है, उन्नतिशील इस तरीके से लिखा जाता है, उन्नतशील नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इच्छु, उपवास, ग्रहण या फिर निठुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निठुर जो है यहाँ पे तद्भव है, और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा निष्ठुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा शर्मिंदा होना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा या फिर टा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टा। टा जो है यह उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यह मूर्धन्य होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र, कुंजर, नाग, कुंभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इंद्र। इंद्र जो है यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कुंजर, कुंभी और नाग ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, इंग्लिश का पैराग्राफ है और इसको पढ़ के नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है 26 से लेकर के 30 तक। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन द अर्थ एवरेज weather patterns preliminary caused by human activities such as burning fossil fuels. This release greenhouse gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide, intensify the greenhouse effect and resulting in global warming. The consequences of climate change are severe, including rising global temperature, melting polar ice caps and glacier, sea level rise, and increased frequency of extreme weather events like hurricanes and drought. These changes also impact agricultural productivity, water resource, biodiversity, and exacerbate social and economic inequalities, disproportionately affecting vulnerable populations such as low-income communities and developing countries. Addressing climate change requires collective action at local, national and international levels. Strategies include transitioning to renewable energy source, improving energy efficiency, implementing sustainable land use practices, and investing in climate resilient infrastructure. Efforts must also focus on adoption measures to minimize the impacts of human societies and natural ecosystem. Despite the challenge, concentrate global efforts and policy inventions offer hope for mitigating the worst effect of climate change and creating a sustainable future. अब यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सिलरेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो एक्सिलरेटेड शब्द का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मीनिंग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्लो डाउन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्सिलरेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, स्लो डाउन मतलब कम कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसेज। प्राइमरी मतलब इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है इस पैसेज का। तो इस पैसेज का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है कि टू हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंस एंड काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो ट्रैपिंग ऑफ द हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फियर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एज अ ग्रामेटिकली एरर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आई वुड ऑफ गॉन इफ़ आई हैड नोन अबाउट इट। ये वाक्य यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स फॉर इनोरमस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। द टीम, तो द टीम हैज वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू मेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एड इंसल्ट इन इंजरी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट सेट ऑन इट्स मैट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉरी, अब यहाँ से जो है आपका हिंदी का क्या आपका जो है कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 40 तक आपका हिंदी इंग्लिश का था, तो इसको हमने सॉल्व किया, लैंग्वेजेस था। अब यहाँ पे से आपका कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग साथ ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 41 है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। कौन सा यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दोष निर्दिष्ट करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि यहाँ पे प्रश्न संख्या 42, यदि हिमांशु और राम 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं और राम अकेले उस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो हिमांशु इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यह पूरा करेगा आपका 48 दिन में, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वाति एक विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो यहाँ पे सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, पूर्वग्रह से बचना और एक दूसरे के विचारों पर आगे बढ़ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, यहाँ पे प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 220। नेक्स्ट प्रश्न है किसी निर्णयन पूर्वाग्रह में हाल ही में घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देना शामिल है, किसमें शामिल है, तो यह शामिल होगा आपके आसन्नता पूर्वाग्रह में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 और ये मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 36.89%। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णयन का उपाय क्या है, तो दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णयन का जो उपाय होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शांत रहकर लंबी सांसें लेना और गहन विचार पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 और ये आपका मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कनिका विभिन्न दृष्टिकोणों वाली एक विविध टीम की सदस्य है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के मत को सुनने और उनके मत के समावेशन को वह कैसे सुनिश्चित कर सकती है, तो वह यहाँ पे ऐसे सुनिश्चित कर सकती है टीम के प्रत्येक सदस्य की बात सक्रिय रूप से सुनना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान रणनीति में एक जटिल समस्या को छोटे
अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा समस्याओं का खंडित तरीके से समाधान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है समस्या समाधान में स्मार्ट का संक्षिप्त रूप क्या है। तो समस्या समाधान में स्मार्ट का जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा यह हो जाएगा विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। तो कथन है यहाँ पे सफल समस्या समाधान में लचीलापन एक प्रमुख विशेषता है। कारण है कि लचीलापन व्यक्तियों को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने पर अपना दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुनील एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहे हैं और उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा, उसे क्या सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्थिति पर चिंतन करें, संभावित कारणों की पहचान एवं संभावित समाधानों पर विचार मंथन करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है और ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चूहा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से जो यहाँ पे दर्शाता है यह है आपका ऑप्शन डी। वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखने की सीमा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक संचार का उदाहरण, तो यहाँ पे बातचीत के दौरान मुस्कुराना जो है यह गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी फीडबैक का उदाहरण है। तो प्रभावी फीडबैक का यहाँ पे उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कार्रवाई योग्य सुझावों के साथ विशिष्ट रचनात्मक आलोचना प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी टीम वर्क का प्रमुख घटक है। तो प्रभावी टीम वर्क का जो प्रभावी यहाँ पे घटक होगा यह हो जाएगा खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पे सबसे प्रभावी तरीका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गहरी सांस लेना और शांत होने के लिए विश्राम तकनीकों का उपयोग करना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 67 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है अदिति बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही हैं, वह घबराहट पर काबू कैसे पा सकती हैं और अपना आत्मविश्वास कैसे प्रदर्शित कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तैयारी करना, गहरी सांस लेने की तकनीक का उपयोग करें और दर्शकों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 का जो यहाँ पे सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट प्रश्न है संचार में व्याख्या का उद्देश्य क्या है। तो संचार में व्याख्या का उद्देश्य है समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज एंडेड बंद अंत प्रश्न का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज एंडेड या फिर बंद अंत प्रश्न का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है संचार संवाद में मैं कथन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य होता है यह होता है व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का उदाहरण है। तो सक्रिय श्रवण का उदाहरण समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश की व्याख्या करना जो है यह आपका सक्रिय श्रवण का उदाहरण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कोमल दूर दराज के प्रतिभागियों के साथ एक बैठक का नेतृत्व कर रही है, यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर कोई बैठक में स्वयं को सम्मिलित महसूस करे। तो यहाँ पे इसके लिए जो सबसे
अच्छा यहाँ पे तरीका होगा या क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, प्रश्नों को प्रोत्साहित करें और सभी प्रतिभागियों से सक्रिय रूप से इनपुट मांगें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 83 और किस शताब्दी वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है और इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 84 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी 210। प्रश्न संख्या 85 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 86 का जो सही आंसर होगा ये भी ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 87 जो है इसका जो सही आंसर होगा ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 88 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 और इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 95 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये होगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा आपका। प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 97 और इसका जो सही आंसर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। माध्यिका ज्ञात करना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 99 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 100 यहाँ पे है और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1320 रुपये। तो ये रहे CSET के 100 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।